एक पिता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर समाज में काबिल इंसान बनाना चाहता है, लेकिन वही बच्ची जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो कुछ गलत फैसले कर लेती है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, बल्कि उसके माता पिता की पूरी ज़िंदगी आंसुओं के समुंदर में डूब जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि किसी इंसान के अंदर से जब एक बार डर खत्म हो जाता है तो फिर वो इंसान किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोल्फ सिटी की। और इसी गोल्फ सिटी के 203 नंबर फ्लैट का रहने वाला है ऋषभ सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ऋषभ की गर्लफ्रेंड का नाम है रिया गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। ये बात है 17 अगस्त 2023 की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास। ऋषभ अपने एक दोस्त अमनदीप को लेकर अपने घर में पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जगाकर कहता है कि मेरा दोस्त अमनदीप आया है, उसके लिए चाय लेकर आओ। थोड़ी देर बाद रिया चाय बनाकर लाती है। तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और काफ़ी देर तक तीनों आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ देर का समय और गुजरता है, अचानक आस पड़ोस के लोगों को ऋषभ के फ्लैट से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। आस पड़ोस के लोगों को जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है तो सभी अपने अपने फ्लैट से बाहर निकलते हैं और ऋषभ के कमरे पर पहुंचते हैं। लेकिन आसपास के लोग देखते हैं कि ऋषभ के फ्लैट के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोग जैसे ही दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखते हैं तो सबको काफ़ी अजीब सा लगता है। सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि गोली चलने की आवाज़ ऋषभ के घर के अंदर से आई थी, तो बाहर दरवाजे पर ताला क्यों लगा है। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि घर के अंदर ज़रूर कुछ न कुछ भयानक घटना हुई है। इसीलिए आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम ऋषभ के फ्लैट पर पहुंचती है और पुलिस घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के भीतर प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस घर के भीतर प्रवेश करती है तो कमरे का नज़ारा देखकर हर कोई एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि कमरे के भीतर रिया की रक्त रंजित लाश पड़ी थी और पूरा का पूरा फर्श पूरी तरह से खून से लथपथ हुआ था। पुलिस जब रिया की लाश का मुआयना करती है तो पता चलता है कि रिया को 2 गोली मारी गई है, जिसमें से एक गोली रिया के सर पर और दूसरी गोली रिया के सीने पर मारी गई है। पुलिस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले रिया की लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी रिया के घर वालों को देती है। जैसे ही रिया के माता पिता को इस बात की जानकारी होती है तो दोनों थाने पहुंचते हैं और रिया की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। रिया के पिता का नाम है शिव शक्ति गुप्ता, माता का नाम है गीता गुप्ता, जो लखनऊ सदर कैंट के गोता बाजार के रहने वाले हैं। पुलिस रिया की हत्या के बारे में उसके माता पिता से पूछताछ करती है तो रिया के माता पिता कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी ऋषभ के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। दरअसल हमारी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि ऋषभ ने ही किया है। पुलिस रिया के पिता शिव शक्ति गुप्ता की तहरीर पर ऋषभ के ऊपर रिया की हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस ऋषभ के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन ऋषभ का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस को रिया के पिता की बातों पर भरोसा होने लगता है कि शायद ऋषभ ने ही रिया की हत्या किया है। अगले दिन 18 सितंबर 2023 को पुलिस को ऋषभ के बारे में सूचना मिलती है। जैसे ही पुलिस को ऋषभ की सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम लखनऊ के लुलु मॉल के नज़दीक पार्क में जाती है और ऋषभ को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और ऋषभ से रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में ऋषभ बिना किसी दबाव के रिया की हत्या की बात को कबूल कर लेता है। लेकिन ऋषभ जब रिया की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है,
रिया के पिता जो अक्सर बीमार रहते हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी रिया की माता गीता गुप्ता के ऊपर है। रिया जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार है। रिया जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे वैसे उसके कई तरह के शौक भी बन जाते हैं। रिया कई लड़कों से दोस्ती ही नहीं करती है, बल्कि सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील्स बनाकर भी अपलोड करने लगती है। रिया की हरकत को देखकर उसकी माँ गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गीता अपनी बेटी को काफ़ी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन गीता जब रिया की ज़िंदगी में रोक टोक करने लगती है तो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गीता के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब रिया उसकी बात नहीं मानती है तो गीता भी रिया को उसके हाल पर छोड़ देती है। जैसे ही रिया की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वैसे ही साल 2019 में एक प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी भी मिल जाती है। रिया जब कंपनी में नौकरी करने जाती है तो उसी कंपनी में रिया की मुलाकात पुष्पेंद्र सिंह बत्रा से होती है। रिया और पुष्पेंद्र के बीच में जब पहली बार मुलाकात होती है तो दोनों के बीच दोस्ती ही नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। थोड़ा समय गुजरने के बाद रिया और पुष्पेंद्र दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों की शादी की रजा मंजूरी दोनों के घर वाले भी दे देते हैं। दिसंबर 2019 में रिया और पुष्पेंद्र की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दोनों काफ़ी खुशी से जीवन जीने लगते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से देश में लॉकडाउन हो जाता है और लॉकडाउन की वजह से पुष्पेंद्र की नौकरी चली जाती है। शादी के लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन शादी के बाद भी रिया के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। इधर पुष्पेंद्र अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था तो उधर रिया शादी के बाद भी अपनी ही ससुराल से कई तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती थी, जो कि उसके पति और उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसी बात को लेकर पुष्पेंद्र रिया को काफ़ी समझाने का प्रयास भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिया अपने पति की कोई बात नहीं मानती है। जब 1 साल का समय गुजर जाता है तो रिया एक बेटी की माँ बन जाती है, लेकिन बच्ची को जन्म देने के बावजूद भी रिया रील्स बनाकर अपलोड ही करती रहती है, बल्कि कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर लेती है और उनसे जाकर मुलाकात भी करने लगती है। इस बात को लेकर रिया के ससुराल वाले भी उसको काफ़ी रोक टोक करने लगते हैं, लेकिन रिया किसी की बात नहीं मानती है। धीरे धीरे मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है तो आखिरकार पुष्पेंद्र को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी रिया सुधरने वाली नहीं है। जैसे ही शादी का 2 साल का समय गुजर जाता है तो 2 साल के बाद मजबूर होकर पुष्पेंद्र रिया से तलाक ले लेता है। तलाक होने के बाद रिया अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाती है। रिया की माँ गीता रिया की बेटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर तो ले लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी रिया के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है तो रिया फिर से प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। उसी कंपनी में रिया की मुलाकात ऋषभ से होती है। ऋषभ जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है और लखनऊ के गोल्फ सिटी के फ्लैट नंबर 203 में किराए का कमरा लेकर रहता है। ऋषभ और रिया के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। ऋषभ और रिया जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं तो रिया भी अपनी सारी सच्चाई ऋषभ को बताती है, लेकिन रिया अपनी पहली शादी के बारे में ऋषभ को कुछ भी नहीं बताती है। जैसे ही लगभग 6 महीने का समय गुजरता है तो साथ रहते हुए धीरे धीरे ऋषभ को रिया की सच्चाई का पता चलना शुरू हो जाता है। दरअसल रिया जब ऋषभ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है तो इसके बावजूद भी रिया अक्सर शॉर्ट रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट ही नहीं करती है, बल्कि काफ़ी लोगों के साथ मुलाकात भी करने लगती है। रिया शराब भी पीती है। शराब के बारे में जब ऋषभ को पता चलता है तो ऋषभ इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि ऋषभ भी शराब पीता है और अक्सर ऋषभ और रिया एक साथ शराब पीने के लिए क्लब में जाते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है तो रिया ऋषभ के ऊपर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती है। ऋषभ रिया को समझाते हुए कहता है कि अभी मेरी माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय और गुजरता है, ऋषभ जब रिया के बारे में पता करना शुरू करता है तो आखिरकार एक दिन ऋषभ को रिया की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। ऋषभ को पता चलता है कि रिया सिर्फ पहले से शादीशुदा ही नहीं है,
बल्कि उसकी एक बच्ची भी है। तो ये जानकर ऋषभ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऋषभ काफी गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार रिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात को छिपा कर क्यों रखा। लेकिन इसके बावजूद भी ऋषभ इस बारे में रिया से कोई बातचीत नहीं करता है, बल्कि रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रिया को और भी लोगों से जब बातचीत करते हुए ऋषभ देखता है तो ऋषभ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए ऋषभ रिया को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है। ऋषभ के काफ़ी समझाने के बावजूद भी रिया के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, जिसकी वजह से ऋषभ और रिया के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं तो रिया अब ऋषभ के ऊपर और भी ज़्यादा शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती है। ऋषभ रिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन तुमको मेरे घर वालों के साथ ही रहना होगा। लेकिन रिया ऋषभ के घर वालों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन बात सबसे ज़्यादा तब बिगड़ जाती है जब 16 अगस्त 2023 की रात के वक्त रिया ऋषभ को लेकर अपने एक करीबी दोस्त की पार्टी में जाती है। पार्टी में जब जाती है तो ज़्यादा शराब भी पीती है, बल्कि नशे में ही अपने दोस्तों के साथ अश्लील तरीके का डांस भी करने लगती है। ऋषभ उसी पार्टी में रिया को फिर से काफ़ी समझाता है, लेकिन उल्टा रिया ऋषभ के ऊपर ही भड़क जाती है और अपने दोस्तों के सामने ही ऋषभ को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत भी करती है। रात के वक्त दोनों जब वापस अपने फ्लैट में लौट कर आते हैं तो इसी बात को लेकर ऋषभ और रिया के बीच में फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो रिया कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मैं लुलु मॉल में अपना खुद का एक सैलून खोलना चाहती हूँ। रिया जब पैसों की डिमांड करती है तो ऋषभ के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए ऋषभ रिया को पैसे नहीं दे पाता है। इस वजह से रिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसी रात को ही ऋषभ से शादी करने को कहती है। जब शादी करने की जिद करने लगती है तो ऋषभ भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही रिया से कहता है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। ऋषभ जैसे ही शादी करने से मना करता है तो रिया भी गुस्से में आकर ऋषभ को धमकी देने लगती है। रिया कहती है कि कई महीनों तक तुमने मुझे अपनी पत्नी की तरह इस्तेमाल किया है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो इतना याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ मुकदमा ही दर्ज नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दूंगी। रिया ऋषभ को सिर्फ धमकी ही नहीं देती, बल्कि उसी समय ही अपने वकील को फ़ोन करती है और ऋषभ के सामने ही वकील से कहती है कि मुझे ऋषभ के ऊपर मुकदमा दर्ज करना है। तुम कोई ऐसा केस बनाओ जिसकी वजह से ऋषभ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। रिया जैसे ही वकील से इस तरह की बात कहती है तो ये सुनकर ऋषभ काफ़ी डर जाता है। ऋषभ ये सोचने लगता है कि अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद हर हाल में मुझको जेल जाना पड़ेगा और उसकी जमानत भी नहीं हो पाएगी। इसी बात को लेकर रात के समय ही ऋषभ और रिया के बीच में फिर से काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। इसके बाद रिया तो आराम से सो जाती है, लेकिन ऋषभ की आंखों में नींद नहीं आती है। अगली सुबह जब ऋषभ उठता है तो रिया से कोई बात नहीं करता है, बल्कि सीधे अपने करीबी दोस्त अमनजीत के पास जाता है और उससे रिया के बारे में सब कुछ बताता है। अमनजीत ऋषभ को समझाते हुए कहता है कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और रिया को समझाता हूँ। लगभग 4 बजे के आसपास ऋषभ अमनजीत को लेकर अपने फ्लैट में आता है। रिया जब चाय लेकर आती है तो तीनों बैठकर काफ़ी बातचीत करते हैं। अमनजीत दोनों को काफ़ी देर तक समझाने का प्रयास करता है। लगभग 1 घंटे तक तीनों बातचीत करते हैं। अमनजीत को भी लगता है कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है, तो अमनजीत वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही अमनजीत ऋषभ के फ्लैट से बाहर जाता है, इधर रिया फिर से ऋषभ के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है। रिया ऋषभ से कहती है कि ये मामला हमारे बीच का है, तुम हम दोनों के बीच में अमनजीत को क्यों लेकर आए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ऋषभ इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से ही पिस्टल निकालता है और रिया के ऊपर एक के बाद एक 2 फायर कर देता है, जिसमें से एक गोली रिया के सीने पर तो दूसरी गोली रिया के सर पर लगती है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही रिया की मौत हो जाती है। इसके बाद ऋषभ अपने फ्लैट से बाहर निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। ऋषभ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस ऋषभ के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके
अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से ऋषभ को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।